गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के 5th वाले पार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग इसके ठीक पहले वाले क्लास में कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन के बारे में बात किए थे। जैसे वहाँ पर टर्म आया था आयोनाइजिंग एंथैल्पी के बारे में, कुछ स्पेशल टर्म आया था जैसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो हम लोग डिटरमाइन किए थे, उसके निकालने का तरीका हम लोग बात किए थे। आयोनाइजिंग एंथैल्पी के केस में कुछ जगह पर एक्सेप्शनल पार्ट आता है, उसके बारे में डिस्कस किए थे। आज एक और हम लोग टर्म सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सेप्शनल कंडीशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है और ये आयोनाइजिंग एंथैल्पी का ठीक उल्टा होता है। अगर ये एटम का सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ में ये सर्कुलर पाथ है ऑर्बिट, अगर इसके इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आप जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अपनी तरफ से देते हैं, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजिंग एनर्जी, आयोनाइजिंग एंथैल्पी। इसी का ठीक उल्टा अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जब आप अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहां से एनर्जी बाहर निकलेगा और ये जो एनर्जी बाहर निकलेगा इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। तो अगर आप गौर से देखो तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। इसलिए आयोनाइजिंग एंथैल्पी में आपको एनर्जी देना पड़ता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होता है। क्योंकि आयोनाइजिंग एंथैल्पी में आप एनर्जी दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए यहां पर इनकी एनर्जी का वैल्यू माइनस में होता है। इसलिए कई जगह पर आप देखोगे तो लिखा रहेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। तो नेगेटिव का मतलब यह हुआ कि यहां एनर्जी बाहर निकल रहा है, इसलिए यहां पे वर्ड नेगेटिव लगाया गया है। अब जनरल ट्रेंड क्या बताता है? आयोनाइजिंग एंथैल्पी का ही ठीक उल्टा होना चाहिए। टॉप टू बॉटम जाने पर एटम का साइज बड़ा होता है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं नंबर ऑफ सेल बड़ा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है। बिल्कुल सेम ट्रेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में भी होता है। टॉप टू बॉटम जाने पर यह वैल्यू डिक्रीज कर रहा है और लेफ्ट टू राइट जाने पर यह वैल्यू इंक्रीज करता है। तो जब ये इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट टू राइट यानी कि नॉन मेटल की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू बड़ा होने लगेगा। फर्स्ट पीरियड में हम लोग देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। तो यहां लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहां टॉप टू बॉटम आने पर ये इनका वैल्यू डिक्रीज करना चाहिए। ये वैल्यू डिक्रीज करता है, यानी कि अगर बड़े के लिए डायरेक्शन हम लोग देखें तो इस तरीके से होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर रहा है और टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज कर रहा है। तो उसके अनुसार से पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू किसका होना चाहिए था? फ्लोरीन का। लेकिन आपको भी नोट में लिखवाए हैं कि ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेप्शनली कम होता है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। यानी कि अगर सीक्वेंस हम लोग देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जहां ये सीक्वेंस इस तरीके से होना चाहिए था, एक्सेप्शनली इस जगह पर ये क्लोरीन का वैल्यू ज्यादा हो जाता है। और पहले ही बताया कि जहां पर एक्सेप्शनल कंडीशन आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम आता है। यहां पर भी टॉप टू बॉटम जाने पर वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्सेप्शनली सल्फर का ये वैल्यू ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, और दोनों जगह पर सेम रीजन आता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज कर रहा है, एटम का साइज छोटा होता जा रहा है लेफ्ट टू राइट जाने ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
आप कैलकुलेट भी किए होंगे, पिछले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू बढ़ता है तो एटम का साइज छोटा हो रहा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इनका कंफिगरेशन लिखेंगे तो आएगा ये 2 1, बेरिलियम का आएगा 2 2, बोरॉन का आता है 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6 और इनका 2 7। अब देखो तो साइज छोटा होता जा रहा है, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। 5 6 है, 7 है, यानी कि दो अपोजिंग नेचर के कैरेक्टर एक साथ डेवलप कर रहे हैं। साइज छोटा हो रहा है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज करता जाएगा लेफ्ट टू राइट जाने पर। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने की वजह से जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, पहले से यहां पर ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 8 का ही कैपेसिटी है जहां पर ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज है और पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव और इस निगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है। इसी रिपल्सन को इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कहा जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के अगेंस्ट में हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो आपको अपनी तरफ से एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तब आप इमेजिन करो कि यहां पर जो एनर्जी निकल रहा है वो 100 जूल है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के अगेंस्ट में आप ऐड कर रहे हैं तो वहां आपका 20 जूल एनर्जी खर्च हो गया। तो नेट जो रिजल्ट निकलेगा वो कितने जूल का निकलेगा? 80 जूल का निकलेगा। वही क्लोरीन के केस में थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं, थर्ड का कैपेसिटी 18 है, उसका साइज बड़ा है और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है जहां आप ऐड कर रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है जिसमें आप ऐड कर रहे हैं। तो क्लोरीन में रिपल्सन कम होता है, वहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के अगेंस्ट में आपको एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझाते हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना। वैसे आंसर ये क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का ही रहता है और 12th के बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। सुनो गया, जैसे आप जनरल वे में अगर कोई आपसे ये पूछे कि अगर किसी को आप मिठाई खिलाएंगे तो आप बताओ वो खुश होगा या नाराज होगा? जाहिर सी बात है खुश होगा, आप उसे मिठाई खिला रहे हैं, लेकिन मिठाई खिलाने पर भी नाराजगी होगा। कैसे होगा? एक एग्जांपल बताते हैं। मान लिया कि एक कोई स्टूडेंट ही है, रिजल्ट निकला है, बाकी उसके फ्रेंड वगैरह हैं, सबका रिजल्ट अच्छा आया, जा रहा था रास्ते में कोई एक मिला, बोला कि चलो यार आज मेरा रिजल्ट निकला है, तुमको मिठाई खिलाते हैं, आज तुम जितना खा सकते हो उतना खिलाएंगे। उसको होटल में ले गया और जितना मन था उसका उतना मिठाई खिलाया। जैसे ही वहां से वो बाहर निकला, कुछ दूर और आगे गया, उसको एक और फ्रेंड मिल गया, वो भी बोला कि चलो यार तुमको हम मिठाई खिलाते हैं, जितना इच्छा है उतना खाना। अभी चूंकि वो खा करके निकला था, अब उसको इच्छा नहीं करेगा, लेकिन वो टालना चाहेगा कि आज नहीं कल खाएंगे, अभी हम खाए हैं। तो बोलेगा कि इसका मतलब उसके रिजल्ट से तुम्हें खुशी हुआ था और मेरे रिजल्ट से खुशी नहीं हुआ, चलो खाओ। तो मन मार करके अब वो खाएगा, लेकिन उसको उस तरीके का टेस्ट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 3-4 स्टूडेंट उसको मिला और सब ने उसे जबरदस्ती मिठाई खिलाया, यानी अब वो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में है। अब आप सोचो कि मेरी नजर उसके ऊपर में पड़ गई और हम बोले कि सुनो जी इधर आओ, इधर कहाँ जा रहा है? तो सर जा रहे थे, घर जा रहे थे। हम लोग देखो बहुत सारा स्टूडेंट हमको मिठाई ला करके दिया है, ठीक है, तुम तो पढ़ते नहीं हो, ऐसा करो इसमें से 5 निकालो, 5 निकाल करके खाओ। अब वो ऑलरेडी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में था और हम उसको बोलेंगे 5 निकालो खाओ। अब वो बोलेगा कि सर अभी हम खाए हैं, लेकिन हम अपने नेचर के अनुसार से उसको बोलने नहीं देंगे। हम बोले खा नहीं यार, बकर बकर करते रहता है, खाओ यहाँ जल्दी से। टीचर बोल रहा है मिठाई खाने के लिए, बदतमीज कहीं का इतना भी अकल नहीं है, ठीक है, मिठाई खाने के लिए कह रहे हैं, जहर खाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, खाओ। डांट करके उसको हम खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं? मिठाई। अब आप बताओ कि इस वक्त में वो जो स्टूडेंट मिठाई खा रहा है
वो हमसे खुश हो रहा होगा या नाराज हो रहा होगा। आपको समझ में आ गया कि सेम ही चीज है, लेकिन अगर कंडीशन बदल गया तो वहां उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहां पर आपको एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, जबरदस्ती खिलाना पड़ रहा है मिठाई, क्योंकि वो ऑलरेडी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच गया था। ठीक उसी तरह से जब लेफ्ट टू राइट हम लोग बढ़ते हैं तो एटम का साइज छोटा होता जाता है। फ्लोरीन के केस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन और इस एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, और इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू एक्सेप्शनली क्लोरीन से कम हो जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया, ये पूरा बताया सब कुछ, ये 10 मिनट वही सब चला, जरूरत पड़े फिर से आप इसको रिपीट कीजिएगा, फिर से रिपीट कीजिएगा, लेकिन ध्यान तो देना है, लिखना जो है वो बस इतना ही लिखना है। आपसे पूछा जाएगा व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, तो आपको बताना है ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, and due to this electronic repulsion the electron gain enthalpy electron affinity of fluorine become exceptionally smaller than that of chlorine, and due to this reason chlorine has maximum electron gain enthalpy value in modern log form of periodic table। पूरे periodic table में अगर किसी के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा है तो वो क्लोरीन है। सेम रीजन आ जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर के केस में भी, क्योंकि फ्लोरीन से थोड़ा ही सा बड़ा साइज ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिसका कैपेसिटी 8 का है, जबकि सल्फर के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आप डालोगे जिसका कैपेसिटी 18 का है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 7 था, यहाँ भी 7 था। तो अब जब यहाँ आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आएगा। तो फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, आप डाटा देखोगे पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वेरिएशन नजर आता है, और उसके पीछे का ये रीजन है। तो इसको आप लिखोगे तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद में अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। ये वैलेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इस जगह पर वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो सकता है। 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग पढ़े हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता है। अब वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 0, यानी कि फर्स्ट इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहा जाता है। अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो इनर्ट गैस ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसलिए 5 and 3 8 हो गया, 4 and 4 8 हो गया। और किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 3 है तो 5 इलेक्ट्रॉन डिमांड कर सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, ये केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े होंगे और हम लोग भी इसके बाद में पढ़ेंगे, ये सारा पार्ट रिपीट होगा। अभी क्या करना है हम लोग को, इस चैप्टर में क्या किया है, 2 एलिमेंट दे दिए और उनसे पूछा गया कि ये एलिमेंट कंबाइन अगर करते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा और उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो किस नेचर का होगा। जनरली मोस्ट प्रोबेबली अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 हो तो वो मेटल को रिप्रेजेंट करता है। 4 5 6 7 हो तो वो नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करता है। ये पार्ट याद रखना है। अब इसके अनुसार से बॉन्डिंग मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है
तो वो आयोनिक नेचर का होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। और दो नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड बन रहे हैं तब उस कंडीशन में वो कोवेलेंट नेचर का होगा, यानी आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, मेटेलिक बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, वो सारा टर्म केमिकल बॉन्डिंग में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके पास में बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐड होता जाएगा, तो हम बार बार बोलते हैं कि जितना बता रहे हैं उसके ऊपर में फोकस करो, उसको डाइजेस्ट करो। आप में से कुछ लोग जो नहीं बताए हैं उसी के लिए ज्यादा परेशान होते हैं, और जो बताया दिए उसके लिए वो फिर दिमाग से वो निकलेगा। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे अगर कहता है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का माइन करते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने पर जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा और फिर इनका नेचर क्या होगा। कैसे करेंगे? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, 13 है, कन्फिगरेशन हो गया 2 8 3। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कन्फिगरेशन 2 6। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी 3 होगा, तो यहां एल्यूमिनियम के सामने में 3 डाल दो। ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी 2 होगा, यानी नीचे में हम लोग वैलेंसी लिखते हैं। और इतना करने के बाद में वैलेंसी एक्सचेंज होता है। पहले देखेंगे कि ये सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है क्या, तो 3 और 2 है तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो अब ये एक्सचेंज करेगा, यानी ऑक्सीजन का वैलेंसी एल्यूमिनियम के पास और एल्यूमिनियम का वैलेंसी ऑक्सीजन के पास है। तो इस कंडीशन में इनका फार्मूला आ जाएगा, एल्यूमिनियम के पास 2 यानी Al2O3। अब इनका नेचर पता करना है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो अगर 3 है तो किस नेचर का हो गया? मेटल। तो यहां पर लिख दिए कि ये मेटल है। ये 6 यानी नॉन मेटल। अब देखो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में किस नेचर का ये बॉन्ड बनेगा? आयनिक नेचर का बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से निकालेंगे। एक दो और एग्जाम्पल बताते हैं आपको, इन सबको आप नोट करोगे अपनी कॉपी में। अगर क्वेश्चन सिलिकॉन जिनका 14 होता है और क्लोरीन इनका 17 होता है के बीच में लिखना है, सेम प्रोसेस। सिलिकॉन का 14 कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 8 4। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 7। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन यानी नॉन मेटल, 7 ये भी नॉन मेटल। अब फार्मूला लिखना है, पहले सिलिकॉन लिख लिए, यहां क्लोरीन, यहां 4 है तो 4 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी भी 4। क्लोरीन का 7 तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी 1। अब इनके बीच में एक्सचेंज होगा, सिलिकॉन यहां चला गया और क्लोरीन यहां चला गया। अब इस कंडीशन में इनका फार्मूला हो जाएगा SiCl4। क्लोरीन के पास में 4 आ गया और सिलिकॉन के पास में SiCl4। नेचर दोनों नॉन मेटल है, इसलिए इनका नेचर कोवेलेंट नेचर का होगा, यानी ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। एक और, अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कहा, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इट मींस ये नॉन मेटल है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसका मतलब ये भी नॉन मेटल है।
अब जब फार्मूला लिखेंगे तो कार्बन का 4, तो वैलेंसी भी 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो वैलेंसी 2। अब आप देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये 4 है और ये 2 है, तो ये सिंपलेस्ट होकर के ये 2 बन जाएगा और ये 1 बनेगा। और अब एक्सचेंज करेंगे तो ऑक्सीजन के पास में 2 और कार्बन के पास में 1, तब उस कंडीशन में इनका फॉर्मूला हो जाएगा CO2, दोनों नॉन मेटल हैं तो नॉन मेटल कोवैलेंट नेचर का, ये नहीं आ गया कोवैलेंट। एक और कंपाउंड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेकर चलते हैं। मैग्नीशियम का 12 एंड ऑक्सीजन का 8। मैग्नीशियम 12 कन्फिग्रेशन लिखोगे 2 8 2, ऑक्सीजन 8 2 6, यहां 2 है, 2 यानी कि ये मेटल हो गया, 6 यानी नॉन मेटल हो गया। अब दोनों का वैलेंस उसके सामने सामने लिखते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगा, तो मैग्नीशियम के लिए 2, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो वैलेंसी 2। अब देखो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों तरफ में 1 1 आ जाएगा। अब जब दोनों 1 1 आ गया तो इनका फार्मूला लिखोगे तो ये MgO होगा, और नीचे एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल, तो इस कंडीशन में ये आयनिक नेचर का। तो इस तरीके से दो एलिमेंट के कंबाइन होने से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग लिख सकते हैं, उस कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ दो एलिमेंट के केस में और भी कई कंसेप्ट काम करते हैं, बट उसमें से ये एक पार्ट है। अब इसको लेकर के तुम कॉपर सल्फेट नहीं बनाना। कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन और सल्फेट आयन का चार्ज दिया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम और सल्फेट का लिया जाता है। यहां हम लोग बात कर रहे हैं दो एलिमेंट के एटम अगर कंबाइन करेंगे तो उस कंडीशन में उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरीके से। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी आप बनाइएगा। अब हम लोग मॉडल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं, कुछ मेजर ड्रॉबैक्स। ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको भी अपनी तरफ से बुक का रीडिंग डालना चाहिए। कुछ एडिशनल पोर्शन अगर लगे तो उसको कॉपी में नोट करना चाहिए। मेजर ड्रॉबैक्स में जैसे सबसे पहला ड्रॉबैक्स आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अभी जो पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे ये सारा कुछ रिपीट होगा। 11th में ही हाइड्रोजन एक चैप्टर आपको पढ़ना है, उस हाइड्रोजन चैप्टर में ये सारा पॉइंट डिस्कस होगा। एक टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन को मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट अल्कली मेटल है। इन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल में इंटर करता है। हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन भी S सबसेल में इंटर करता है, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से इस हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल के साथ रख दिया गया। लेकिन जितने सारे एलिमेंट हैं ये सब के सब मेटल हैं, जबकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। तो यहां एक कंफ्यूजन आया, यहां एक ड्रॉबैक आया कि जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन कर रहे थे एलिमेंट का, तो आपने बताया कि आइडेंटिकल नेचर वाले को एक ग्रुप में रखा जाता है। तो जब आइडेंटिकल नेचर है तो एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल कैसे हो गया? सारे के सारे मेटल और हाइड्रोजन नॉन मेटल क्यों? तो अब आप देखोगे कि हाइड्रोजन को इस तरीके से फर्स्ट ग्रुप में डाला तो गया है, लेकिन एक अलग से बॉक्स बना करके इसके ऊपर में लिखा गया है। और हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज द मैटर ऑफ डिस्कशन। क्योंकि कई पॉइंट्स हैं जो ये पक्ष देता है कि फर्स्ट ग्रुप में इसको रहना चाहिए, कुछ ये कहता है कि इन्हें जो है वो हाइड्रोजन के साथ में रहना चाहिए। ये सारा पॉइंट हम लोग हाइड्रोजन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहला ड्रॉबैक हो गया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
दूसरा है हीलियम। हीलियम याद करो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1:2। हम लोग जो सीखे हैं उसके अनुसार से इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसे में इंटर कर रहा है, तो इनका ब्लॉक s होना चाहिए। पीरियड 1 होगा, यानी कि ये फर्स्ट पीरियड में होगा। और ग्रुप अगर निकालें तो ये सेकेंड ग्रुप में होना चाहिए, क्योंकि ये 2 है। बट रियल में एक्चुअली में होता क्या है, ये p ब्लॉक में है, पीरियड इनका फर्स्ट है, लेकिन ग्रुप इनका 18 है। तो ये तो पूरा थ्योरी ही बदल गया। हीलियम को आप देखोगे तो इनर्ट गैस के साथ में हीलियम प्रेजेंट है ग्रुप 18 में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन के साथ में। अब आप देखो यहां क्या दिक्कत हो रहा है। यहां कहा गया कि जब आप हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से फर्स्ट ग्रुप में डालते हैं, तो हीलियम को भी उनके कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से अल्कलाइन अर्थ मेटल में डाल देते। लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट कर रहा है कि एस ब्लॉक और सेकेंड ग्रुप में होगा, लेकिन आप इसे डाल दिए पी ब्लॉक और ग्रुप 18 में। और वहां पर यह रीजन बताया गया कि हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये पूरी तरह से फुलफिल्ड और वाइटल होने की वजह से इनर्ट बिहेवियर शो करता है, और इसकी इस इनर्ट बिहेवियर की वजह से ग्रुप 18 में डाल दिया गया। लेकिन कोई एक ही पैरामीटर होना चाहिए, या तो आप प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते तो हाइड्रोजन को भी आपको हैलोजन में डालना चाहिए था, क्योंकि हैलोजन सब डायटोमिक है, F2 Cl2 Br2, और हाइड्रोजन भी आप H2 लिखते हैं। सारे हैलोजन नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो वहां आप बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से हम लेके चल रहे हैं, और यहां जब कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीजिए तो इस जगह पर आप प्रॉपर्टी लेकर चल रहे हैं। तो ये 2 जगह पर 2 अलग-अलग स्टैंड रखना, ये मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक में है। तीसरा ड्रॉबैक वो याद होगा आपको, जब हम लोग आउटलाइन देख रहे थे तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का पोजीशन याद करो आप। मेन बॉडी पार्ट के ठीक नीचे के 14 एलिमेंट्स, ये आउटलाइन था मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, कुछ इस तरीके से। यहां इस थर्ड ग्रुप में एक जगह पर लैंथेनम था और दूसरी जगह पर एक्टिनियम था। ये थर्ड ग्रुप है। ये थर्ड ग्रुप का 6th पीरियड हो गया, और ये थर्ड ग्रुप का 7th पीरियड हो गया। और पूरे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मेन बॉडी पार्ट के नीचे में रख दिया गया। इन्हें कहा गया लैंथेनाइड्स, और इस 14 एलिमेंट्स को कहा गया एक्टिनाइड्स। और इनका पोजीशन, सारे लैंथेनाइड्स का पोजीशन लैंथेनम के पोजीशन के बराबर, और सारे एक्टिनाइड्स का पोजीशन एक्टिनियम के पोजीशन के बराबर। यानी इस लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के अलावा मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं उन सब का अपना एक स्पेशल पोजीशन है। यानी कि अगर सेकंड पीरियड और सेकंड ग्रुप किसी का पोजीशन है तो वो किसी एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह पर नहीं आएगा। लेकिन लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये सारे एलिमेंट का पोजीशन लैंथेनम और एक्टिनियम के बराबर है, और इन्हें मेन बॉडी पार्ट में न रख करके इसे मेन बॉडी पार्ट के नीचे में रख दिया गया। तो ये इसके ड्रॉबैक्स में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स बताया आपको मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। एक क्लास हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में और लगाएंगे, और ये आप एनसीईआरटी में देखोगे तो कुछ क्वेश्चन है। एक्चुअली होता क्या है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि सडन कुछ एक पॉइंट को डाल देता है यहाँ पर जो इससे रिलेटेड है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आगे आता है, तो हम टीचर लोगों को थोड़ी परेशानी होती भी है। लेकिन उसी में से सिलेक्ट करके कुछ क्वेश्चन को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, वो अगले वाले क्लास में। यानी कि इस चैप्टर में अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं, थ्योरेटिकल चैप्टर था, ऐसा भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपका पढ़ा हुआ था। कहा जाता है कि 10th में जितना पीरियोडिक टेबल पढ़े हो वो 70-80% था, यानी कि 20 to 30% ही नया कंसेप्ट ये 11th में ऐड होता है।
लेकिन केमिकल बॉन्डिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो 10 to 15% ही पोर्शन आपका पढ़ा हुआ होगा और बाकी 80 to 90% ये आपका यहाँ बिल्कुल नया नया है। तो इसे इस वीक में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि अगले क्लास में फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और उसके बाद में फिर केमिकल बॉन्डिंग पर आएंगे। तो आज यहीं तक, इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़ा रीडिंग डाल करके रखोगे और खुद से खोजी बनो, सर्च करो, साइड बुक है आपके पास में, वहां से उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। सब कुछ अगर हम ही बता देंगे तो आप खोजोगे कैसे, आप सर्च कैसे करोगे, आपको खुद से अपने आप को एक्टिवेट करना होगा। यही डिफरेंस अंडर 10th और 10th के बाद के स्टूडेंट का होता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ आपको हम प्लस 2 में पढ़ा रहे हैं 11th 12th में, इसके ठीक बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लोगे, वहां आपको कोई ट्यूशन कोचिंग नहीं मिलेगा, वहां सब कुछ आपको आप खुद से ही करना पड़ेगा, सेल्फ करना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयार करते हैं हम ही लोग, यानी कि कुछ पार्ट बताएंगे, कुछ पार्ट आपके लिए छोड़ेंगे, तो आपको करना चाहिए, तभी तो फिर आगे आप सर्वाइव करोगे। अदरवाइज वहां सब कुछ बना बनाया मिल रहा है और जैसे ही वो कंडीशन आएगा तो फिर सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज यहीं तक, बाकी अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे।